welcome back my channel Believe in Therapy. I am Neha and today discuss about fall fracture of forearm bone, जिसमें आज हम देखने वाले हैं कॉलिस फ्रैक्चर के बारे में। लास्ट का जो वीडियो था उसमें हमने मॉन्टेजर फ्रैक्चर और गैल्जे फ्रैक्चर के बारे में डिस्कस कर रखा है। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो कॉलिस फ्रैक्चर जो होता है मोस्ट कॉमन हमें देखने को मिलता है जो डिस्टल एंड पे, जो रेडियस बोन होती है उसके डिस्टल एंड पे देखने को मिलता है, जहाँ पे हमारी जो रेडियस बोन होती है फर्स्ट जो हमारी कार्पल बोन होती है, कार्पल बोन से जब आर्टिकुलेट होती है तो वहाँ पे जो जंक्शन फॉर्म होता है, कॉर्टिको कैंसलस जंक्शन होता है, उस जगह हमें फ्रैक्चर देखने को मिलता है। तो ये जो कॉमन फ्रैक्चर हमें देखने को मिलता है 45 से एज जो होती है लोग उनसे ऊपर अबव 40 ईयर्स के जो होते हैं उनमें देखने को मिलता है। और एक कॉमन होता है वुमेन्स में हमें पोस्ट मेनोपॉजल कंडीशन में देखने को मिलता है। ऑस्टियोपोरोसिस जो वुमेन होती है इनको ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशंस होती है, उन वुमेन्स में भी हमें ये देखने को मिलता है। तो फर्स्ट इज दिस इज फ्रैक्चर एट द डिस्टल एंड ऑफ रेडियस एट द कॉर्टिको कैंसलस जॉइंट अबाउट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस। जो हमारी आर्टिकुलर सरफेस होती है 2 सेंटीमीटर की होती है, वहाँ पे भी देखने को मिलेगा कॉर्टिको कैंसलस जॉइंट जहाँ फॉर्म होता है, मीन्स हमारी डिस्टल एंड ऑफ रेडियस एंड कॉर्टिकल जो हमारी कॉर्टिक्स बोन होती है, हमारी कार्पल बोन होती है, तो वहाँ पे ये हमें देखने को मिलता है। दिस इज मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर इन पीपल अबव 40 ईयर्स एज। तो ये कॉमन कहाँ होता है, जो 40 ईयर्स के एज से ऊपर के लोग होते हैं उनमें हमें ये कॉमन देखने को मिलता है। एंड नेक्स्ट इज कॉमन इन वुमेन्स बिकॉज पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस। जो वुमेन्स में जो देखने को मिलता है पोस्ट मेनोपॉजल के बाद, और जो ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशंस में भी देखने को मिलता है, क्योंकि हमारी जो बोन होती है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, तो हम कभी भी फॉल हो जाए या कुछ डायरेक्ट इंजरी हो जाए तो उस टाइम हमें फ्रैक्चर के चांसेस देखने को मिलते हैं। इसका जो कॉमन कॉज होता है नियरली ऑलवेज फॉल एंड आउट स्ट्रेच हैंड, जिसमें कि आउट स्ट्रेचिंग हो जाए हमारे हैंड की, तो उस टाइम हमें ये कॉलिस फ्रैक्चर देखने को मिलता है। तो इसकी कुछ एनाटमी देखते हैं। रेलिवेंट एनाटमी क्या होती है कॉलिस फ्रैक्चर की, मीन्स फोर आर्म की जो हमारी बोन होती है रेडियस अल्ला, तो उस टाइम हमारे जो डिस्टल एंड होता है रेडियस अल्ला का, उसमें क्या एनाटमी देखते हैं। डिस्टल एंड ऑफ रेडियस जो आर्टिकुलेट होती है विथ कार्पल बोन्स, जो एक जॉइंट फॉर्म करती है रेडियो कार्पल बोन, एंड हमारी जो डिस्टल एंड होता है अल्ला का वो फॉर्म करता है रेडियो अल्लर जॉइंट। तो ये रेडियो अल्लर जॉइंट होते हैं और रेडियो कार्पल जॉइंट होते हैं, ये आर्टिकुलेट होते हैं हमारे डिस्टल एंड ऑफ रेडियस। तो यहाँ पे हमारे जॉइंट फॉर्मेशन होता है। तो ये नॉर्मल कंडीशंस होती है नॉर्मली जॉइंट। नॉर्मल हमें क्या देखने को मिलता है, जो हमारे डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस होती है रेडियस की, वो उसका जो फेस होता है वो वेंट्रली फेस होता है एंड मीडियली फेस होता है। और जो टिप होती है हमारे रेडियस बोन की वो हमारे अल्ला बोन से 1 सेंटीमीटर अबव 1 सेंटीमीटर मीन्स ज़्यादा होती है, टिप होती है जो रेडियल की। सो देखते हैं फर्स्ट इज पॉइंट, द डिस्टल एंड ऑफ रेडियस आर्टिकुलेट विथ कार्पल बोन, जिसे हम रेडियो कार्पल जॉइंट बोलते हैं, एंड डिस्टल एंड ऑफ अल्ला इज रेडियो अल्लर जॉइंट। तो ये जॉइंट फॉर्म करते हैं। एंड नेक्स्ट इज नॉर्मली क्या होता है कि डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस होती है रेडियस की, वो फेस होता है उसका वेंट्रली फेस एंड मीडियली फेस। तो हम आपको यहाँ डायग्राम के थ्रू समझाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा फेस है, मीडियली फेस है, ये हमारा वेंट्रली फेस है। तो ये हमारी हो गई रेडियस बोन, ये हमारी अल्ला बोन हो गई। तो इनका जो फेस है वो मीडियली फेस है। एंड यहाँ वेंट्रली फेस में देख सकते हैं आप, ये हमारी हो गई रेडियस बोन, ये हमारी कार्पल्स बोन होगी, हमारी मेटाकार्पल हो गया। तो ये हमारा जो फेस होता है उसे हम वेंट्रली फेस कहते हैं। तो ये नॉर्मल कंडीशंस में होता है डिस्टल एंडेड पे। एंड जो इसकी टिप होती है यहाँ आप देख सकते हैं, ये हमारी रेडियल बोन है, ये हमारी अल्ला बोन है। इसकी जो टिप होती है अबाउट 1 सेंटीमीटर डिस्टल टू टिप ऑफ द अल्ला स्टोलर। तो अल्ला की स्टोलर जो प्रोसेस होती है, टिप होती है, उससे 1 सेंटीमीटर रेडियस की टिप होती है वो डिस्टल होती है 1 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट हम इसका देखते हैं पैथोनाटमी के बारे में। सो ये जो हमारा कॉलिस फ्रैक्चर होता है वो जो फ्रैक्चर लाइन होती है वो ट्रांसवर्सली होता है। जो हमारा कॉर्टिको कैंसलस जंक्शन होता है जहाँ पे रेडियस बोन का डिस्टल एंड और हमारे कार्पल्स बोन जो आर्टिकुलेट होती हैं, उस जंक्शन पे जो फ्रैक्चर होता है वो ट्रांसवर्स फ्रैक्चर होता है।
सो इसमें क्या होता है, कुछ मेजॉरिटी जो बहुत सारे केसेस जो होते हैं उसमें हमें डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है इसके बिलो, एंड कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे हमें बिना किसी डिस्प्लेसमेंट के ओनली बोन में क्रैकिंग देखने को मिलती है। सो पैथोनाटिक फ्रैक्चर लाइन इज रन ट्रांसवर्स एट द कॉर्टिकोकैंसलस जॉइंट, ट्रांसवर्सली लाइन जो होती है रन करती है, एंड फ्यू केसेस इट मे क्रैक फ्रैक्चर विदाउट डिस्प्लेसमेंट। कुछ ऐसे केस होते हैं जहाँ पे क्रैकिंग होती है फ्रैक्चर में बिना किसी डिस्प्लेसमेंट के। सो नेक्स्ट इज फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट सीन इन कॉलिस फ्रैक्चर। कुछ डिस्प्लेसमेंट हमारे से सीन होता है कॉलिस फ्रैक्चर में, जैसे कि हो गया फर्स्ट इज इम्पैक्शन ऑफ फ्रैगमेंट का इम्पैक्शन होना, एंड डॉर्सल डिस्प्लेसमेंट, डॉर्सल टिल्ट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल टिल्ट एंड सुपिनेशन। इस टाइप का हमें देखने को मिलता है। जब फ्रैक्चर होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है हमारे रेडियस बोन और हमारी जो कार्पल्स बोन होती है वहाँ पे जब जो जिनका जंक्शंस होता है, कॉर्टिकोकैंसलस बोन का जंक्शन होता है, तो उस जंक्शन पे हमें इस टाइप का कुछ डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है। डायग्राम के थ्रू आप देखेंगे तो यहाँ पे हम आपको दिखा सकते हैं, ये हमारी होगी अल्ला बोन, ये हमारी रेडियस बोन होगी। तो यहाँ पे जो फ्रैक्चर हुआ है वो ट्रांसवर्स फ्रैक्चर हुआ है, आप सब देख सकते हैं। और जो ट्रांसवर्स फ्रैक्चर हुआ है वो हमारा यहाँ आप देखें प्रॉक्सिमली शिफ्ट हो सकता है, प्रॉक्सिमली शिफ्ट कर जाएगा, रेडियल शिफ्ट कर सकता है, इधर को और जा सकता है, रेडियली शिफ्ट हो सकता है, रेडियल टिल्ट हो सकता है। ओके, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तो हमारी रेडियस बोन का ही फ्रैक्चर हुआ। जब हमारी रेडियस बोन होती है कार्पल बोन से एंड मेटाकार्पल से ज्वाइन होता है तो वहाँ जब फ्रैक्चर होता है तो ये ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है। यहाँ प्रॉक्सिमल शिफ्ट हुआ है, डॉर्सल शिफ्ट हो सकता है एंड डॉर्सल हमारा टिल्ट कर सकता है। और भी यहाँ पे होते हैं जैसे कि डॉर्सल डिस्प्लेसमेंट हो गया, लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो गया, सुपिनेशन हो गया। तो इस टाइप का हमें कुछ केसेस देखने को मिलते हैं डिस्प्लेसमेंट के कॉलिस फ्रैक्चर्स में। सो आगे देखते हैं कि कुछ ऐसे डिस्प्लेसमेंट होते हैं जहाँ पे हमें कुछ ऐसे केसेस मिलते हैं इसमें जो बोन होती है हमारी उसमें कुछ कम्युनिकेशन फ्रैक्चर देखने को भी मिल सकता है डॉर्सली या लेटरल कॉर्टेक्स पे। एंड जो हमारी सॉफ्ट कैंसलस बोन होते हैं उसके जो डिस्टल फ्रैगमेंट होते हैं वहाँ पे कम्युनिकेशन फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है। तो उसके जो डिस्टल फ्रैगमेंट होते हैं वो ब्रेक कर जाते हैं, पीसेस बहुत सारे पीसेस हो जाते हैं, मीन्स क्रशिंग टाइप का जो फ्रैक्चर होता है तो उसमें छोटे छोटे पीस हो जाते हैं कम्युनिकेशन फ्रैक्चर में। तो ये रेयरली हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे बोन में कम्युनिकेटिव फ्रैक्चर हुआ हो। ज़्यादातर हमें ट्रांसवर्स फ्रैक्चर देखने को ही मिलता है। कम्युनिकेटिव फ्रैक्चर जो होता है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे फ्रैगमेंट पीसेस हमें बोन के देखने को मिल जाते हैं। तो कुछ ऐसी इंजरीज होती हैं कॉलिस फ्रैक्चर में, जैसे कि फर्स्ट इज फ्रैक्चर ऑफ द स्टोराइड प्रोसेस ऑफ अल्ला, हमारी जो अल्ला की स्टोराइड प्रोसेस होती है वहाँ पे फ्रैक्चर आता है। नेक्स्ट इज रप्चर ऑफ अल्नर कॉलेटरल लिगामेंट, जो हमारे अल्ला का लिगामेंट होता है, अल्नर कॉलेटरल लिगामेंट होता है वो रप्चर हो जाता है। नेक्स्ट इज रप्चर ऑफ द ट्रायंगुलर कार्टिलेज ऑफ अल्ला, जो कार्टिलेज अल्ला का ट्रायंगुलर कार्टिलेज होता है उसमें रप्चर हो जाए। एंड नेक्स्ट इज रप्चर ऑफ इंट्रोसियस रेडियो अल्नर ज्वाइंट लिगामेंट, कॉज करता है रेडियो अल्नर सबडक्शन। तो इस टाइप के हमें कुछ इंजरीज देखने को मिलती हैं कॉलिस फ्रैक्चर में। आगे हम देखते हैं इसकी डायग्नोस कैसे करेंगे। जो हम डायग्नोस करेंगे तो इसमें कुछ क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, कुछ साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कि जो पेशेंट की कंप्लेंट होते हैं, पेन है, स्वेलिंग है, डिफॉर्मिटी हो रही है रिस्ट पे मूवमेंट करने में, फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट करने में। तो इस टाइप के साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, पेशेंट की कंप्लेंट होती है। जब हम एग्जामिन करेंगे तो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, टेंडरनेस देखने को मिलती है। हम उसे प्रेस करेंगे जो डिस्टल एंड है रेडियस बोन का तो वहाँ पे टेंडरनेस देखने को मिलेगी। जो लोअर एंड है हमारी रेडियस का वहाँ पे इरेगुलरिटी देखने को मिलेगी। तो इरेगुलरिटी जो होती है वो एक टाइप का जैसे डिनर फॉक डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। तो डिनर फॉक डिफॉर्मिटी क्या होती है, एक टाइप की जो हमारी जो स्टोराइड प्रोसेस होती है, अल्ला की स्टोराइड प्रोसेस होती है और रेडियस की स्टोराइड प्रोसेस होती है। तो इन दोनों में क्या होता है कि जो हमारी रेडियस की जो स्टोराइड प्रोसेस होती है वो आ जाती है सेम लेवल पे हमारी अल्ला स्टोराइड प्रोसेस से, या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इस टाइप की कंडीशंस देखने को मिलती है कि हमारे रिस्ट जॉइंट पे यहाँ पे ये थोड़ा सा और ज़्यादा, नॉर्मली क्या होता है इस टाइप का होता है,
पर यहाँ पे क्या है, डिनर फॉग डिफॉर्मिटी में क्या देखने को मिलता है कि और ज़्यादा यहाँ पे थोड़ा सा ये एरिया थोड़ा सा उठा हुआ लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी रेडियल स्टोरेज प्रोसेस और अल्ना स्टोरेज प्रोसेस जो होती है, तो रेडियल की स्टोरेज प्रोसेस होती है अल्ना से ज़्यादा हो जाती है, उसके सेम लेवल में आ जाती है। जैसे कि यहाँ पे जो हम देखते हैं स्पून है हमारी कांटेदार स्पून, तो ये इसका शेप होता है उसके शेप में आ जाती है, इससे ज़्यादा भी हो जाती है, तो इसे हम बोलते हैं डिनर फॉर्क। मीन्स हम जो स्पून का यूज़ करते हैं डिनर के लिए, तो इसलिए इसका नाम डिनर फॉर्क है। सो यहाँ पे हम देखते हैं डायग्नोसिस में क्लिनिकल फीचर, पेशेंट प्रेजेंट विद पेन, स्वेलिंग, डिफॉर्मिटी ऑफ द रिस्ट, ये डिफॉर्मिटी रिस्ट देखने को मिलती है। एग्जामिनेशन करेंगे तो टेंडरनेस, इरेगुलरिटीज लोअर एंड पे देखने को मिलेगी रेडियस के। एंड देयर में टिपिकल डिनर फॉग डिफॉर्मिटी, टिपिकली हमें क्या देखने को मिलता है, डिनर फॉग डिफॉर्मिटी हुई होगी। तो इसमें क्या होता है कि जो रेडियल स्टोरेज प्रोसेस होती है, ये हमने ये छूट गया था पॉइंट, बाद में लिखा हुआ है इसलिए सब। रेडियल स्टोरेज प्रोसेस कम टू लाई एट सेम लेवल और लिटिल हायर देन अल्नार स्टोरेज प्रोसेस। तो जो हमारी रेडियल स्टोरेज प्रोसेस होती है वो या तो अल्नार की स्टोरेज प्रोसेस के सेम लेवल में आ जाती है, इससे और ज़्यादा हाई हो जाती है इस टाइप, इसलिए ये डिफॉर्मिटी हमें इस टाइप की देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। तो रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में क्या करते हैं, हम इसे एक्सरे कराते हैं। तो एक्सरे से हम पता करते, डिफ्रेंशिएट करते किस टाइप का फ्रैक्चर है। तो इसमें हम डिफ्रेंशिएट करेंगे किस टाइप का फ्रैक्चर है, स्मिथ फ्रैक्चर है, वॉर्डन फ्रैक्चर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि उसके भी कुछ ऐसे ही कंडीशंस देखने को मिलती हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम ये भी चेक करेंगे एक्सरे के थ्रू कि नॉर्मली जो हमारी कंडीशंस होती है, फेस होता है वेंट्रली और मीडियली फेस होता है बोन का, रेडियस के जो डिस्टल आर्टिकुलर प्रोसेस है वहाँ का, तो हम उसे मैच करेंगे कि हम एक्सरे में कि इसका जो फेस है वो वेंट्रली या मीडियली आ गया है या नहीं आया है। और ये चेक करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं इसमें टिल्ट है, लिटरली डॉर्सल टिल्ट है, लिटरली टिल्ट हो रहा है या प्रॉक्सिमली टिल्ट हो गई है बोन, तो इस चीज़ को भी हम एक्सरे में एग्जामिन करते हैं। सो जो हमारी डिस्टल आर्टिकुलर सरफेस होती है फेस, उसका मीडियली फेस होता है, और हमारी बोन होती है उसका फेस होता है वो वेंट्रली होता है, तो इन दोनों को हम मैच करेंगे। उसके बाद हम ट्रीटमेंट डिसाइड करेंगे, और एक्सरे जो होता है एंटीपोस्टीरियर व्यू में कराते हैं, लेटरल व्यू में कराते हैं, और उसका टिल्ट देखते हैं, हॉरिजॉन्टल टिल्ट है, लेटरल टिल्ट है, उसे करेक्ट करने के लिए चेक करते हैं। ट्रीटमेंट में दो टाइप से ट्रीटमेंट होता है हमारा, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होता है, एक ऑपरेटिव ट्रीटमेंट होता है। तो कॉलेज फ्रैक्चर का जो ट्रीटमेंट होता है एसेंशियली होता है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। जब हमारा फ्रैक्चर अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है तो उसमें क्या करते हैं कि हम इमोबिलाइजेशन रखते हैं, उसमें हम प्लास्टर कास्ट का यूज़ करते हैं, एल्बो से हम यूज़ करते हैं अपनी जो हमारा हेड होता है मेटाकार्पल बोन का, वहाँ तक उसका यूज़ करते हैं 6 वीक के लिए। और जो डिस्प्लेसमेंट फ्रैक्चर होता है तो उसमें हम एक स्टैंडर्ड मेथड का यूज़ करते हैं, मीन्स उसमें जनरल एनेस्थीसिया को देकर मैनिपुलेट करके रिडक्शन करते हैं, और उसके बाद इमोबिलाइजेशन करते हैं और कॉलिस कास्ट का यूज़ करते हैं। ये हमारी सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। सो देखते हैं कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के बारे में। फर्स्ट सबसे पहले क्या करते हैं, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट को डन करने के लिए हम जनरल एनेस्थीसिया का यूज़ करते हैं, उसके बाद प्लास्टर कास्ट का हम यूज़ करते हैं इमोबिलाइजेशन के लिए। सेम है लिखा है, दिस इज डन बाई मैनिपुलेशन ऑफ अंडर एनेस्थीसिया एंड प्लास्टर कास्ट इमोबिलाइजेशन। सो इसकी टेक्निक क्या होती है, क्लोज मैनिपुलेशन की टेक्निक जो होती है, सबसे पहले क्या करेंगे, जो मसल्स होती है फोर आर्म की वो रिलैक्स होती है, उन्हें रिलैक्स करेंगे। जो सर्जन होगा वो जनरल या रीजनल एनेस्थीसिया देगा पर्सन को। उसके बाद जो सर्जन होता है ग्रास्प करता है इंजर्ड हैंड को, एक सेकिंग हैंड के टाइप से हम किसी से सेकिंग करते हैं हैंड, तो उस कंडीशंस में जो सर्जन होगा उसके हाथ को सेक करेगा। फिर उसके बाद क्या करता है कि जो एक असिस्टेंट होगा वो हमारी जो अपर आर्म है उसे वहाँ पे वो ग्रास्प करेगा, पकड़ेगा, और उसके बाद ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट। तो जो हमारा, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, जो पर्सन है सर्जन है वो हैंड ग्रास्प करेगा हैंड शेकिंग पोजीशन में, और जो हमारा असिस्टेंट है वो हैंड को काउंटर ट्रैक्शन देगा उसके अगेंस्ट असिस्टेंट जो होगा। उसमें क्या, जो एल्बो होती है हमारी फ्लेक्स पोजीशन में एल्बो होती है। फिर सेकेंड एक पोजीशन होती है, इसमें क्या करता है सर्जन क्या करता है कि हमारे जो डिस्टल फ्रैगमेंट होते हैं, जो डिस्टल फ्रैगमेंट हो गए उन्हें वो करेक्ट करने के लिए
प्रेस करता है डिस्टल फ्रैगमेंट को, उसमें हमारी जो पाम है, हमारे रिस्ट जॉइंट है, पाम में फ्लेक्शन कराता है, तो वहाँ पे हमें प्रेस करेगा। एक कंडीशंस आती है इसमें हम अल्नार डेविएशन कराता है, तो अल्नार डेविएशन सेकिंग करेगा हैंड को और अल्नार डेविएशन में करके प्रेस करता है। और जो हमारा असिस्टेंट होता है वो वहाँ पे काउंटर ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये जो ये यूज़ करता है टेक्निक अल्नार डेविएशन और पाल्मर फ्लेक्शन की, इसमें वो थंब को यूज़ करके, अदर हैंड के थंब को यूज़ करके प्रेशर देता है प्रोनेशन कंडीशन में। जब हमारे फोर आर्म होते हैं वो प्रोनेशन होती है, रिस्ट होती है वो हमारे पाल्मर फ्लेक्शन पे होती है और अल्नार डेविएशन पे होती है। उसके बाद प्रेशर देने के बाद मैनिपुलेट करने के बाद प्लास्टर कास्ट का अप्लाई करता है हमारे एल्बो से हमारे मेटाकार्पल बोन के हेड तक और मेंटेन करता है रिस्ट के पाल्मर फ्लेक्शन को और अल्नार डेविएशन को। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा करते हैं चेक करने के लिए जो क्लोज डायरेक्शन है वो सक्सेसफुली हुआ है या नहीं, और करेक्शन हुआ है हमारा वो भी सही है कि नहीं, ये भी चेक करते हैं कि इसमें जो डॉर्सल टिल्ट तो नहीं हो रहा है, हमारा लेटरली टिल्ट तो नहीं हो रहा है, इस चीज़ को भी हम चेक करते हैं। और उसके बाद हम चेक करते हैं जो आर्टिकुलर सरफेसेस हैं, जैसे कि वेंट्रली जो हमारा फेस होना चाहिए था, वेंट्रली फेस होना चाहिए था बोन का, और सरफेसेस का मीडियली फेस होना चाहिए था, इन फेसेस को भी हम चेक करते हैं। और हम उसमें चेक करने के बाद पेशेंट को बोलते हैं कि आपको एक्सरसाइज करनी है, शोल्डर एक्सरसाइज करानी है, अपने मूवमेंट का एल्बो जॉइंट का मूवमेंट कराना, फुल रेंज लेके आनी है। उसके बाद हम एक्सरे को फिर से चेक करते हैं एवरी वीक, हर एक वीक में एक बार एक्स्ट्रा कराएंगे। फर्स्ट 3 वीक में हम नोटिस करेंगे डी डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर उसके बाद हम प्लास्टर को रिमूव कर देते हैं 6 वीक के अंदर और जॉइंट को मोबिलाइज कराएंगे, मसल्स को स्ट्रेंथिंग प्रोवाइड कराएंगे, एक्सरसाइज कराएंगे रिस्ट और फिंगर की। तो ये हमारा कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ पे हम पॉइंट टू पॉइंट आपको दिखाते हैं, समझाते हैं। सो फर्स्ट टेक्निक, मसल्स ऑफ फोर आर्म मसल्स भी रिलैक्स, जो मसल्स होती है वो रिलैक्स कर जाती है फोर आर्म की। फिर उसके बाद सर्जन ग्रास्पिंग द इंजर्ड हैंड इज इफ ही वाज शेकिंग हैंड, जो सर्जन होगा ग्रास्प करेगा हैंड को, शेकिंग हैंड, डायग्राम के थ्रू समझाते हैं आपको। सो यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने फर्स्ट पॉइंट बोला हमारी मसल्स हैं वो रिलैक्स करती हैं। सर्जन जो होता है वो हैंड से ग्रास्प करता है, पकड़ता है, शेकिंग हैंड, जैसे हम हाथ किसी से मिलाते हैं शेकिंग करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, ये हमारा असिस्टेंट है, ये लॉन्गिट्यूडल ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है हैंड को अगेंस्ट, ये काउंटर ट्रैक्शन देता है अगेंस्ट असिस्टेंट जो होता है, और आर्म को ग्रास्प करता है, आर्म को एंड एल्बो को फ्लेक्स करके रखता है। नेक्स्ट उसके बाद क्या हम देखते हैं, सर्जन नाउ प्रेस द डिस्टल फ्रैगमेंट इनटू द पाल्म ऑफ फ्लेक्शन एंड अल्नार डेविएशन यूजिंग द थंब ऑफ हिज अदर हैंड। तो इसमें क्या करता है, सर्जन क्या करता है, प्रेस करता है डिस्टल फ्रैगमेंट को, इसमें पाल्म ऑफ फ्लेक्शन हुआ है, ये देखिए आप, जो पाल्म है वो फ्लेक्स हुई हुई है, एंड अल्नार डेविएशन करता है, अल्नार डेविएशन शेकिंग करेगा और अपने थंब से यहाँ प्रेस कर रहा है, सॉरी थंब से जो हमारा असिस्टेंट है वो अपने दूसरे थंब से यहाँ पे प्रेशर दे रहा है, प्रेस कर रहा है अदर हैंड से। उसके बाद क्या होता है, इज डन, ये डन हो जाता है तो पेशेंट हैंड ड्रॉन इनटू द प्रोनेशन पाल्म ऑफ फ्लेक्शन अल्नार। इसमें जब डन होता है तो जो हमारा पेशेंट है उसका जो आर्म है, फोर आर्म है, वो प्रोनेशन में है, पाल्म ऑफ फ्लेक्शन हुआ है, अल्नार डेविएशन हुआ है। तो इसमें करेक्शन करते हैं डॉर्सल टिल्ट को, इसमें करेक्शन करते हैं हम रेडियल टिल्ट को। So next is plaster cast is applied extend from below the elbow to metacarpal। तो यहाँ पे क्या है, प्लास्टर कास्ट का यूज़ करते हैं एल्बो से नीचे, बिलो द एल्बो एंड टू द, हमारे जो हेड होता है मेटाकार्पल बोन का वहाँ तक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सटेंड बिलो द एल्बो एंड टू द मेटाकार्पल। फिर उसके बाद हम एक्स्ट्रा कराते हैं। सो एक्सरा इज टेकन टू चेक सक्सेस ऑफ क्लोज डायरेक्शन, जिसमें हम चेक करते हैं कि हमने यहाँ क्लोज डायरेक्शन दिया है, इससे प्रॉपर सक्सेस हुआ है या नहीं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम जो फेसेस हैं उन्हें चेक करते हैं, मीडियली फेसेस और जो हमारा डॉर्सल टिल्ट था, मीडियली फेसेस और वेंट्रल फेसेस को भी हम चेक करते हैं। और फिर उसके बाद पेशेंट को इनकरेज करते हैं कि वो अपने फिंगर को मूव करे, प्लास्टर को ड्राई हो जाता है तो उसके बाद हम शोल्डर और एल्बो जॉइंट को भी मूव कराते हैं फुल रेंज के लिए, जिससे कि उसके मसल्स एजुकेट हो सके। और फिर उसके बाद एक्सरे को हम चेक करते रहते हैं,
कई वीक तक, और फिर 3 वीक के बाद हम उस अक्षर को रिमूव करा देते हैं। और इसके बाद स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराते हैं, जॉइंट मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज कराते हैं। तो ये हमारा कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट था। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑपरेटिव ट्रीटमेंट के बारे में। तो जो हमारा ऑपरेटिव ट्रीटमेंट होता है वो हम सर्जन के द्वारा ही देते हैं, जिसमें कि हम क्लोज्ड मैनिपुलेशन जो हमारा फेल हो जाता है उसके बाद हम ओपन रिडक्शन या इंटरनल फिक्सेशन करते हैं, जिसमें हम ओपन रिडक्शन देते हैं। तो उसमें क्या है कि व्हेन फ्रैक्चर इज़ बैडली डिस्प्लेस्ड, जिसमें जो हमारा फ्रैक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा बैडली, बहुत बुरी तरीके से डिस्प्लेस हो जाता है। इसमें क्या होता है, ये मोर कॉमन होता है एडल्ट में, यंगर पीपल में मोर कॉमन फ्रैक्चर होता है, जिसे हम ट्रीट करते हैं ऑपरेटिवली। जो ऑलरेडी पीपल होते हैं उनमें बैडली डिस्प्लेसमेंट होता है और इंटर आर्टिकुलर एक्सटेंशन होता है, जिसे ऑपरेटिव ट्रीटमेंट प्रीफर करते हैं। तो ऑपरेटिव ट्रीटमेंट में कुछ कॉमन टेक्निक का हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हमारी हो गई प्लेटिंग हो गई, परक्यूटनेस पिनिंग हो गई, एक्सटर्नल फिक्सेटर हो गया। तो प्लेटिंग में क्या करते हैं कि जो इस टेक्निक में जो फ्रैक्चर है उसे हम पहले ओपन करते हैं, फिर हम उसे रिड्यूस करते हैं डायरेक्टली विजन देख के हम उसे ऑपरेटिवली, एंड उसके बाद हम एक प्लेट को वहाँ पे सिक्योर कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया प्लेटिंग टेक्निक। परक्यूटेनियस टेक्निक में पिनिंग में क्या होता है कि इस टेक्निक में जो फ्रैक्चर हुआ है वो हम एनेस्थीसिया देते हैं पेशेंट को। फिर उसके बाद हम इसमें 2 वायर जो होते हैं उन्हें हम पास कराते, प्लेस करते हैं। जो वायर होते हैं वो 2 mm स्टील के वायर होते हैं, उन्हें हम पास कराते बिना किसी इंसिजन के, बिना किसी कट के। तो इसे हम बोलते हैं परक्यूटेनियस वायर। इसमें K-बाइंड का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम प्लास्टर का यूज़ कर देते हैं 6 वीक के लिए इमोबिलाइजेशन रखने के लिए। एंड नेक्स्ट इज एक्सटर्नल फिक्सेटर। एक्सटर्नल फिक्सेटर में क्या होता है कि सम जो सेंटर्स होते हैं एक्सटर्नल फिक्सेटर में यूज़ करते हैं कि फ्रैक्चर जो हमारा डिस्ट्रैक्ट हो गया है, तो डिस्ट्रैक्ट फ्रैक्चर हुआ है तो इसमें हम एक्सटर्नल फिक्सेटर का यूज़ कर देते हैं। तो उसमें क्या, जो लिगामेंट पे स्ट्रेच पड़ता है, पेरियोस्टियम पे स्ट्रेच पड़ता है, यदि कोई कम्युनिकेट फ्रैक्चर हुआ है उस जगह पे, तो वहाँ से वो फिर से मेंटेन हो सकता है एक्सटर्नल फिक्सेटर के थ्रू। तो ये हमारा ट्रीटमेंट था, ऑपरेटिव ट्रीटमेंट। उसके बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं आफ्टर ट्रीटमेंट, जैसे कि हो गया हमारे स्टिफनेस ऑफ जॉइंट, माल यूनियन हो गया, सबलक्शन हो गया इंफीरियर रेडियो जॉइंट पे, एंड कार्पल टनल सिंड्रोम हो गया, सुडेक ऑस्टियोडिस्ट्रोफी हो गया, रप्चर ऑफ हमारा एक्सटेंशन पोलिसिस लॉन्गस टेंडन्स हो गया। तो स्टिफनेस ऑफ जॉइंट में क्या होता है कि हमारे जॉइंट होते हैं वो स्टिफ हो जाते हैं, फिंगर स्टिफनेस हो जाती है, मोस्ट कॉमनली कॉम्प्लिकेशन होता है, शोल्डर पे हो जाता है, रिस्ट पे हो जाता है, एल्बो पे हो जाता है, अदर भी जॉइंट होते हैं जिस पे हमारी स्टिफनेस हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे हम लैक ऑफ एक्सरसाइज होता है, मूवमेंट नहीं करते, एक्सरसाइज प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते, तो हमारे जो एक्टिवली मूविंग जॉइंट होते हैं वो प्रिवेंटेड हो जाता है प्लास्टर की वजह से। तो वहाँ पे हमें स्टिफनेस देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज माल यूनियन देखने को मिलते हैं। माल यूनियन बहुत मतलब जो हमारा कॉलेज फ्रैक्चर होता है वो बहुत जल्दी ऑलवेज यूनाइट्स, ज़्यादातर वो यूनाइट्स हो जाता है, पर कुछ केसेस होते हैं जिसमें हमें माल यूनियन के देखने को मिलता है। तो जो माल यूनियन होता है उसमें जो फ्रैक्चर है रीडिस्प्लेस हो जाते हैं, मीन्स प्लास्टर हमने लगाया, मैनिपुलेट किया, पर हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो सब फिर रीडिस्प्लेसमेंट हो गया या डिनर फॉक डिस्फॉर्मिटी हो गई, तो उस कंडीशन में हमारे जो रिस्ट के जो मूवमेंट होते हैं वो लिमिटेड हो जाते हैं, फोरआर्म रोटेट कर जाती है। तो उस टाइम हमें उस कंडीशन से माल यूनियन होती है, मतलब प्रॉपर तरीके से कॉलेज जो फ्रैक्चर हो वो यूनाइट नहीं हो पाता, वो यूनाइट इसीलिए नहीं हो पाता कि वहाँ पे रीडिस्प्लेसमेंट हो जाता है। नेक्स्ट इज सबलक्शन ऑफ द इंफीरियर रेडियो अल्ना जॉइंट। तो इंफीरियर रेडियो अल्ना जॉइंट पे सबलक्शन देखने को मिलता है, वो इसलिए कि हमारे बोन में फ्रैक्चर हुआ है, रेडियस बोन में फ्रैक्चर हुआ उसके टिप पे, तो वो फ्रैक्चर की वजह से हमारी जो बोन है वो शॉर्ट हो गई है, शॉर्टनिंग हो गई रेडियस बोन पे, इस वजह से फ्रैक्चर देखने को मिलता है रेडियो अल्ना जॉइंट पे। एंड नेक्स्ट इज कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम में क्या होता है कि हमारे जो मीडियन नर्व होते हैं वो कंप्रेस कर जाती है, इसीलिए कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाता है उसे। नेक्स्ट इज सर्डिक ऑस्टियोडिस्ट्रोफी। सर्डिक ऑस्टियोडिस्ट्रोफी तो कॉमन कॉज होता है हमारे कॉलेज फ्रैक्चर का अपर लिम्ब में। तो इसमें क्या होता है, जो ये कॉलेज सर्डिक ऑस्टियोडिस्ट्रोफी होती है वो हमें प्लास्टर को जब रिमूव करते हैं उसके बाद हमें देखने को मिलती है, उसके बाद हम इसे चेक करते हैं, नोटिस कर पाते हैं। तो इसमें पेशेंट को जो होता है उसमें कुछ कंप्लेन होती है, पेन हो गया, स्टिफनेस हो गई, स्वेलिंग हो गई हैंड पे, तो इसमें हमारी जो ओवरलाइंग स्किन होती है ऊपर वो स्ट्रेच हो जाती है, ग्लॉसी हो जाती है,
इस टाइप की हमें देखने को कंडीशंस मिलती है। तो उसमें ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं कि फिजियोथेरेपी मतलब फिजियोथेरेपी को बताते हैं, फिजियोथेरेपी रिकमेंड करते हैं और हम उसे लॉन्ग टाइम के लिए बोलते हैं फिजियोथेरेपी कराने को। नेक्स्ट इज हमारा लास्ट कॉम्प्लिकेशन, रप्चर ऑफ एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गर स्टैंडर्ड। तो क्या होता है कि ये रेयर कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है कि अब बहुत टाइम से फ्रैक्चर हो जाता है तो वो यूनाइट नहीं हो पाता है। तो उसमें क्या होता है, हमारी जो ब्लड सप्लाई होती है वो पुअर हो जाती है, लॉस ब्लड सप्लाई हो जाती है। तो हमारे जो टेंडन होते हैं फ्रैक्चर्स के, वहाँ पे जब सप्लाई नहीं होती है ब्लड की या जो फ्रिक्शन हो जाता है हमारे टेंडन पे, तो उस टाइम जो हमारे मालन्यूट्रिड फ्रैक्चर देखने को मिलता है और इसको ट्रीटमेंट करने के लिए हम उस टेंडन को ट्रांसफ़र करा देते हैं। तो ये हमारे कॉम्प्लिकेशंस थे कॉलिस फ्रैक्चर के। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी।